नमस्कार बच्चों। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अधिकार शुल्क। बच्चों, अधिकार शुल्क का नाम सुनकर अधिकांश बच्चों को डर लग जाता है। यह चैप्टर इतना कठिन नहीं है, परंतु विद्यार्थियों ने इसे कठिन समझ रखा है। आज के बाद यह चैप्टर आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। विद्यार्थियों, आप साहित्य भवन पब्लिकेशन को तो जानते ही हैं। यह फेमस एक पब्लिकेशन है जो बुक छापता है। और आपने नाम तो सुना ही होगा भगवत सिंह पटेल का। अरे, वो मैं ही हूँ। मैंने एक पुस्तक लिखी है अकाउंटिंग के ऊपर, और मैं उसको छपवाना चाहता हूँ और मार्केट में बिकवाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक पब्लिकेशन के पास जाना होगा। तो साहित्य भवन पब्लिकेशन मेरी इस पुस्तक को प्रिंट करके बेचने के लिए तैयार है। तो मैंने अपनी पुस्तक का राइट्स साहित्य भवन पब्लिकेशन को दे दिया। साहित्य भवन पब्लिकेशन मेरी पुस्तक को प्रिंट करेगा और बाजार में बेचेगा और लाभ कमाएगा। मुझे क्या मिलेगा? तो साहित्य भवन पब्लिकेशन जितनी भी बिक्री करेगा, उस बिक्री में से प्रति पुस्तक के हिसाब से वह मुझे 10 रुपये पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही 10 रुपये रॉयल्टी कहलाएगी मेरे लिए, कि वह मुझे 10 रुपये रॉयल्टी के रूप में चुका रहा है। तो विद्यार्थियों, अब हम गणना कर लेते हैं कि किस प्रकार वह मुझे राशि का भुगतान करेगा। अब गणना के लिए 7-8 कॉलम बनाए जाते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी यह पुस्तक साहित्य भवन पब्लिकेशन को प्रिंट करने के लिए दी थी 2019 में। साहित्य भवन पब्लिकेशन इस पुस्तक को आने वाले 5 वर्षों तक बेचेगा। उसने साहित्य भवन पब्लिकेशन ने 2019 में 2000 पुस्तकें प्रिंट करके बेची। 2020 में 4000, 2021 में 5000, 2022 में 6000 और 2023 में 4500 पुस्तकें प्रिंट की और बेच दी। अब साहित्य भवन पब्लिकेशन मुझे कितनी रॉयल्टी देगा? 10 रुपये प्रति पुस्तक के हिसाब से। तो कितनी रॉयल्टी बनती है? 2019 में 20,000 की, 2020 में 40,000 की, 2021 में 50,000 की रॉयल्टी मिलेगी और 2022 में 60,000 की। इसी प्रकार 2023 में 45,000 रॉयल्टी के रूप में मुझे साहित्य भवन पब्लिकेशन से प्राप्त होंगे। पर विद्यार्थियों, जब मैं साहित्य भवन पब्लिकेशन से यह कॉन्टेक्ट कर रहा था, तब मुझे डर था कहीं साहित्य भवन पब्लिकेशन मेरी पुस्तक की बिक्री का प्रयास ना करे, अर्थात मेरी पुस्तक की कम बिक्री हो, तब मुझे रॉयल्टी के रूप में कम राशि प्राप्त होती। इस पर साहित्य भवन पब्लिकेशन ने मुझे गारंटी दी कि नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे द्वारा कितनी भी पुस्तकें बेची जाएं, आपको रॉयल्टी के रूप में मिनिमम 30,000 रुपये हर वर्ष प्राप्त होंगे। मुझे अच्छा लगा और मैंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। तो ये जो राशि है, जो मुझे गारंटी के तौर पर प्रति वर्ष प्राप्त होगी, चाहे साहित्य भवन पब्लिकेशन के द्वारा उस मात्रा में बिक्री की जाए या न की जाए, यह मिनिमम रेंट कहलाएगा। तो मिनिमम रेंट कितना है? हमने साहित्य भवन पब्लिकेशन और हमने 30,000 रुपये तय कर लिया है। विद्यार्थियों, अब आप देख पा रहे हो कि एक्चुअल रॉयल्टी 2019 में 20,000 की है और मिनिमम रेंट 30,000 का है। अर्थात साहित्य भवन पब्लिकेशंस ने जो पुस्तकें बेची हैं, उसके हिसाब से उसे 20,000 रुपये रॉयल्टी चुकानी थी। लेकिन चूंकि वह मुझसे वादा कर चुका है कि मुझे वह कम से कम 30,000 रुपये अवश्य देगा, तो इस स्थिति में साहित्य भवन पब्लिकेशन को लघुकार होगा, अर्थात शॉर्ट वर्किंग होगी। तो क्या शॉर्ट वर्किंग हो रही है 2019 में? निकाल लेते हैं।
10,000 की। 2020 में कोई शार्ट वर्किंग नहीं है, 2021 में भी नहीं है, 22 में भी नहीं है और 23 में भी नहीं है। और इन वर्षों में क्या है, सरप्लस है। तो सरप्लस की राशि निकाल लेते हैं। 2019 में तो कोई सरप्लस नहीं था, 2020 में 10,000 का सरप्लस है, 2021 में 20,000 का सरप्लस है, 2022 में 30,000 का सरप्लस है और 2023 में 15,000 का सरप्लस है। तो विद्यार्थियों, अब साहित्य भवन पब्लिकेशन को लग रहा है कि उसने मिनिमम रेंट की गारंटी देकर घाटा ले लिया। इस घाटे से बचने के लिए वह एक कंडीशन जोड़ सकता था कि यदि किसी वर्ष लघु कार्य होगा, शार्ट वर्किंग होगी, तो उसकी क्षतिपूर्ति आने वाले वर्षों के आधिक्य में से कर ली जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आधिक्य हो रहा है। तो विद्यार्थियों, अब यह रिक्रूटमेंट कहलाएगा, यह रिक्रूटमेंट कहलाएगा। तो कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की गणना। तो विद्यार्थियों, 2019 में तो कोई रिक्रूटमेंट हो नहीं सकता है, लेकिन 2020 में आधिक्य की राशि 10,000 है और शार्ट वर्किंग भी 10,000 है। तो इस 10,000 की पूर्ति हम 10,000 से कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट हो गया 10,000 का। अब 2021 में क्या कोई शार्ट वर्किंग बचा था पहले का? 19 या 20 में नहीं बचा था। तो 2021 में हमको रिक्रूटमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं करेंगे हम। इसके बाद विद्यार्थियों, अगर कोई राशि बच जाती है शार्ट वर्किंग की रिक्रूटमेंट होने से, तो वो अनरिक्रूटमेंट राशि कहलाए और इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, या इस राशि को हम कहेंगे कि राशि लैप्स हो गई। तो निकाल लेते हैं लैप्स राशि। इस प्रश्न में कंडीशन के हिसाब से कोई लैप्स राशि नहीं है। अब अंतिम और महत्वपूर्ण कॉलम है जिसमें हम राशि का पेमेंट करेंगे, रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे। तो विद्यार्थियों, कितनी रॉयल्टी पेड की जाएगी? एक्चुअल रॉयल्टी 2019 में बन रही थी 20,000, लेकिन मिनिमम रेंट की गारंटी कितनी है? 30,000। तो इन दोनों में से कौन सी राशि का पेमेंट किया जाएगा? मिनिमम रेंट की गारंटी का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से कम है। तो 2019 में पेमेंट कर दिया जाएगा 30,000। और 2020 में कितनी राशि का पेमेंट किया जाएगा? एक्चुअल रॉयल्टी है 40,000 की और मिनिमम रेंट है 30,000। तो जब एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो तो एक्चुअल रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष में 10,000 की राशि का रिक्रूटमेंट कर दिया गया है, तो 10,000 राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो अंतर की राशि कितनी बचती है? 30,000 का भुगतान कर दिया जाएगा। अब 2021 में एक्चुअल रेंट है 50,000 और मिनिमम रेंट है 30,000, तो पूरे 50,000 का पेमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार 2022 में पूरे 60,000 का पेमेंट किया जाएगा और 2023 में पूरे 45,000 का भुगतान कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम रॉयल्टी संबंधी लेखे और गणना को समझ लेते हैं। बच्चों, प्रश्न इस प्रकार है। 1 अप्रैल 2018 को कोल इंडिया कंपनी ने भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया। न्यूनतम किराए की राशि प्रथम वर्ष में 2 लाख रुपए, द्वितीय वर्ष में 4 लाख रुपए और तृतीय वर्ष तथा बाद वाले वर्षों में प्रति वर्ष 6 लाख रुपए रखी गई और अधिकार शुल्क की राशि 40 रुपए प्रति टन रखी गई। लघु कार्य की राशि को पट्टे के केवल प्रथम 3 वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है। अर्थात अगर लघु कार्य होगा तो रिक्रूटमेंट जो है प्रथम 3 वर्षों में ही किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2022 तक वार्षिक निकाले हुए कोयले की राशियां क्रमशः निम्न प्रकार थीं। प्रथम वर्ष में 1,000 टन, द्वितीय वर्ष में 10,000 टन, तृतीय वर्ष में 18,000 टन और अंतिम वर्ष चौथे वर्ष में 20,000 टन। इन सौदों से पट्टा लेने वाले कोल इंडिया कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम विश्लेषण सारणी एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि एनालिटिकल टेबल में 9 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम वर्ष का होता है, दूसरा कॉलम आउटपुट
और तीसरा एक्चुअल रॉयल्टी का कॉलम होता है। वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए हमको रॉयल्टी की गणना करनी है। 18-19 में आउटपुट हुआ था 1000 टन, 19-20 में 10,000 टन, 20-21 में 18,000 टन और 21-22 में 20,000 टन। तो एक्चुअल रॉयल्टी 40 रुपये प्रति टन की दर से निकल के आती है। प्रथम वर्ष में अर्थात 18-19 में 40,000 रुपये, 19-20 में 4 लाख रुपये, 20-21 में 7,20,000 रुपये, 21-22 में 8 लाख रुपये। विद्यार्थियों, मिनिमम रेंट के बारे में प्रश्न में दिया गया था कि प्रथम वर्ष में मिनिमम रेंट 2 लाख रुपए है, दूसरे वर्ष 4 लाख और तीसरे और आने वाले वर्षों में मिनिमम रेंट 6 लाख रुपए होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्न में एक्चुअल प्रथम वर्ष में एक्चुअल रॉयल्टी जो है वह है 40,000 की और मिनिमम रेंट कितना देना है 2 लाख रुपए। तो इस हिसाब से शॉर्ट वर्किंग है उसकी गणना कर ली जाएगी। शॉर्ट वर्किंग क्या निकल के आती है? शॉर्ट वर्किंग क्या निकल के आती है? प्रथम वर्ष में 1,60,000, दूसरे वर्ष में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तीसरे वर्ष में भी नहीं है और चौथे वर्ष में भी नहीं है। इन वर्षों में सरप्लस है, तो प्रथम वर्ष अर्थात 18-19 में कोई सरप्लस नहीं है और 19-20 में भी कोई सरप्लस नहीं है, लेकिन 20-21 में 1,20,000 का सरप्लस है और 21-22 में 2 लाख का सरप्लस है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसकी रिकूपमेंट की क्या शर्तें हैं। तो प्रश्न में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि लघु कार्य की राशि को पट्टे के केवल 3 वर्षों में ही अपलिखित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई है 1,60,000 की, यह प्रथम 3 वर्ष अर्थात 19-20 और 20-21 तक, प्रथम 3 वर्षों तक ही अपलिखित की जा सकती है, अर्थात 20-21 तक इसका अपलेखन पूरा कर लेना है। तो विद्यार्थियों, कर लेते हैं रिकूपमेंट की गणना। तो प्रथम वर्ष में तो शॉर्ट वर्किंग हुई है, कोई रिकूपमेंट नहीं हो सकता है। दूसरे वर्ष में सरप्लस ही नहीं है तो रिकूपमेंट नहीं होगा। तीसरे वर्ष में अर्थात 20-21 में 1,20,000 का सरप्लस है। इस सरप्लस की राशि से शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट किया जाएगा। तो कितना रिकूपमेंट हो सकता है? सिर्फ 1,20,000 तक का। अभी 40,000 बच गए हैं। अब इस 40,000 का क्या किया जाएगा? क्योंकि आने वाले वर्ष में तो हम इस राशि का रिकूपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है कि प्रथम 3 वर्षों तक ही रिकूपमेंट अलाउ है। अब हम रिकूपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो रिकूपमेंट के बाद जो राशि बच गई है वह कितनी है? 40,000। यह 40,000 की राशि को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। राशि लैप्स हो गई है, राशि का रिकूपमेंट नहीं हो पाया है। तो गणना कर लेते हैं कितनी राशि लैप्स हुई है। प्रथम वर्ष में तो कोई राशि लैप्स नहीं है, दूसरे वर्ष में भी नहीं है और तीसरे वर्ष में देखिए शॉर्ट वर्किंग कितना था टोटल? 1,60,000 का, जिसमें से हम रिकूपमेंट कितने का कर पाए हैं? 1,20,000 का, अर्थात 40,000 की राशि लैप्स हो गई है, अन रिकूपमेंट रह गई है। तो 40,000 को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में कितनी रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा, कितनी राशि का पेमेंट किया जाएगा। तो देख लेते हैं कितनी राशि का पेमेंट किया जाएगा। 18-19 में एक्चुअल रेंट 40,000 का है, मिनिमम रेंट 2 लाख का है, तो हमको पूरे 2 लाख का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार 19-20 में एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है, तो पूरे 4 लाख का भुगतान कर दिया जाएगा। तीसरे वर्ष 20-21 में एक्चुअल रेंट 7,20,000 है और मिनिमम रेंट 6 लाख है। तो यहाँ पर कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? हमने रिक्रूटमेंट 1,20,000 कर लिया है, तो बाकी 6 लाख का भुगतान कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रेंट कम है, एक्चुअल रेंट अधिक है, तो एक्चुअल रेंट का पेमेंट किया जाएगा।
लेकिन इस एक्चुअल रेंट में से 1,20,000 की राशि घटा दी जाएगी, क्योंकि इसका रिकूपमेंट कर दिया गया है। तो राशि कर दी जाएगी 6 लाख की पेमेंट। इसके बाद अंतिम वर्ष में पूरे 8 लाख का पेमेंट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट अधिक है। तो कर देते हैं भुगतान 8 लाख। तो इस प्रकार से हमने विश्लेषण सारणी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम कोल इंडिया कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाए। सबसे पहले खाता बनाया जाएगा रॉयल्टीज अकाउंट। तो रॉयल्टीज अकाउंट कोल इंडिया कंपनी के लिए एक प्रकार का व्यय है और व्यय को डेबिट किया जाता है। डेबिट में लिखेंगे 31/3/2019 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 40,000 का। रॉयल्टी कितनी? एक्चुअल रॉयल्टी 40,000 की। जितनी एक्चुअल रॉयल्टी होगी वो लैंडलॉर्ड के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 40,000। अब रॉयल्टी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के लिए इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। दोनों पक्षों का योग कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों का योग बराबर आता है। इसके बाद अगले वर्ष कितनी रॉयल्टी एक्चुअल? 4 लाख की। तो लिख देंगे अगले वर्ष अकाउंट टू लैंडलॉर्ड 4 लाख। इस राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख और दोनों पक्षों का योग 4 लाख आ जाता है। तीसरे वर्ष टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 7,20,000। इस राशि को भी लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। चौथे वर्ष टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 8 लाख और इसको भी लाभ हानि खाते के नाम से लिखकर बंद कर दिया जाएगा। दोनों पक्षों का योग बराबर कर दिया जाएगा। तो रॉयल्टी अकाउंट बहुत ही सरल खाता है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि डेबिट पक्ष में लिखना है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जितना एक्चुअल रॉयल्टी हुई है वह राशि लिख देनी है और इस राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देना है। लिख देना है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम अगला खाता बनाएंगे और वह है अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। तो विद्यार्थियों, हम लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी का भुगतान करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिट पक्ष में बाय रॉयल्टीज अकाउंट। रॉयल्टीज कितनी थी? 40,000 की। और शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? ये थी शॉर्ट वर्किंग 1,60,000 प्रथम वर्ष में 1,60,000। तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,60,000। कुल कितना भुगतान किया गया है? 2 लाख रुपए का। कुल कितने भुगतान किया गया है? 2 लाख रुपए का। टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाएगा जो आता है 2 लाख रुपए। दूसरे वर्ष में कितनी रॉयल्टी है? 4 लाख की। तो लिख देंगे 31/3/2020 बाय रॉयल्टीज अकाउंट 4 लाख रुपए। और कितनी रॉयल्टी का भुगतान किया गया है? पेमेंट भी 4 लाख का किया गया है। तो भुगतान को डेबिट में लिख दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट 4 लाख। दोनों पक्षों का योग कर दिया जाएगा। योग आता है 4 लाख रुपए। अब तीसरे वर्ष में कितनी रॉयल्टी बनती है? 7,20,000। तो लिखा जाएगा 31/3/2021 बाय रॉयल्टीज अकाउंट 7,20,000। इस 7,20,000 में से 6 लाख का पेमेंट किया गया है और 1,20,000 की राशि को 60 वर्किंग के रिक्रूटमेंट में यूज किया गया है। तो इस 1,20,000 को लिखा जाएगा 60 वर्किंग के नाम से डेबिट पक्ष में टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,20,000 और बचे 6 लाख का पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट 60,000 और योग कर दिया जाएगा। दोनों पक्षों का योग आता है 7,20,000।
इसके बाद अंतिम वर्ष में 31/3/2022 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट 8 लाख की है और पूरे 8 लाख का पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। 8 लाख दोनों पक्षों का योग बराबर आता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने रॉयल्टीज अकाउंट बनाना सीख लिया है, अकाउंट्स ऑफ लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना सीख लिया है। इसके बाद हम अगला अकाउंट बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी प्रथम वर्ष में? 1,60,000 रुपए की। इस 1,60,000 की शॉर्ट वर्किंग को हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में लिख लेते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग का लेखा डेबिट पक्ष में किया जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,60,000। अब इस शॉर्ट वर्किंग का जैसे जैसे रिकूपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ से हम लेखा क्रेडिट पक्ष में करते जाएंगे। तो प्रथम वर्ष में तो कोई शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट नहीं हुआ है, तो शेष निकाल देते हैं। बाय बैलेंस CD 1,60,000। यह शेष अगले वर्ष 2020 में हस्तांतरित हो जाएगा टू बैलेंस BD 1,60,000। 2020 में भी कोई रिकूपमेंट नहीं हुआ है, तो शेष निकाल देंगे बाय बैलेंस CD 1,60,000 और खाते को बंद कर देंगे। तीसरे वर्ष में बैलेंस को ले जाएंगे डेबिट पक्ष में टू बैलेंस BD 1,60,000। तीसरे वर्ष अर्थात 2021 में 1,20,000 का क्या कर दिया गया है? रिकूपमेंट कर दिया गया है। किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो लिख देते हैं क्रेडिट पक्ष में बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,20,000। तो विद्यार्थियों, 1,60,000 में से 1,20,000 का तो रिक्रूटमेंट हो गया है, लेकिन एक राशि बच गई है 40,000 की, जो कि अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। तो यह राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष समाप्त हो चुके हैं और प्रश्नानुसार सिर्फ हम 3 वर्षों तक ही राशि का रिक्रूटमेंट कर सकते थे। तो लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 और दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाएगा, जो आता है 1,60,000।